हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का आज 5वां पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो वो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को दिखाता है। एक निश्चित अवधि के दौरान जो है किसी देश में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही जो है सकल घरेलू उत्पाद होता है। यह एक आर्थिक संकेतक भी है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मार्ग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? तो जो वक्र रेखा होगा मार्ग परिवर्तन का वो बाहर की ओर खिसकेगी। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं जो होती हैं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय कॉफ़ी। ऐसी वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने की दिशा में, अर्थात कहा जाए तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहने पर जो है स्थानापन्न वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। उसी को मार्ग रेखा वक्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व उधार से प्राप्त धन को छोड़ करके से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, जब कोई सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्च का प्रावधान करती है तो उसे डेफिसिट फाइनेंस यानी घाटे का बाजार कहा जाता है, जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है तो वो एकाधिकार में होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके सक्रिय से संबंधित शर्तों एवं मूल्य को अपनी इच्छानुसार लागू कर सके तो इस स्थिति को जो है एकाधिकार कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पन्न मांग वो होता है जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि श्रम की सहायता से जो है अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था गॉटफ्रीड हैबलर ने। ठीक है, प्रोफेसर हैबलर इनको भी कहा जाता है और इनके अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत सामान्य साम विश्लेषण का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बजट घाटा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बजट घाटा वो होता है यदि कुल प्राप्तियाँ कुल व्यय से अधिक हुई हों तो बजटरी आधिक्य की स्थिति जो होगी, अन्यथा बजटरी घाटा होगी। यानी बजटरी घाटा बराबर क्या होता है? ये कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। ठीक है, या कह सकते हैं बजटरी घाटा बराबर कुल राजस्व प्राप्ति का कुल पूंजीगत जो प्राप्ति होती है और माइनस कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत तो सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये खनन जो है ये सभी किस में आ जाते हैं? पृथक में आ जाते हैं। और द्वितीय में क्या आ जाता है? उत्खनन व विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, और व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवाएं ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। ठीक है, तो और सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये चतुर्थ क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? तो ये अल्पाधिकार पर। ठीक है, जब बाजार में वस्तु के थोड़े विक्रेता हों अर्थात 3, 4, 5 आदि हों तो उसे हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यावधि ऋण किसने तक की अवधि के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका 15 माह से 4 वर्ष तक के लिए। ठीक है, अल्पावधि जो ऋण होता है वो 15 महीने से कम समय के लिए होता है। मध्यावधि ऋण जो होता है 15 महीने से 4 वर्ष के लिए होता है। और दीर्घावधि जो वित्त ऋण होता है वो 5 वर्ष से अधिक होता है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे मध्यावधि पूछा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लारेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो लारेंज कर्व जो होता है ये दर्शाता है आय वितरण को। ठीक है, लारेंज कर्व द्वारा जो है किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है या आय वितरण को जो है ज्ञात किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह कहलाती है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जब एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर के बनाई जाती है तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक बाजार जिसमें अंतिम अच्छी या सेवा खरीदी और बेची जाती है तो वो कहलाती है आपका उत्पाद बाजार। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है बाजार शब्द का आशय उस क्षेत्र से है, उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ तक किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले होते हैं तथा उनमें जो है वस्तुओं के खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता प्रतियोगिता होती है, जिसके कारण जो है वस्तु के मूल्य में एकरूपता की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत था? तो ये है आपका भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो है 20 जनवरी 2018 को चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया गया था और बांड उसी व्यक्ति को दी जाती थी जो भारत का नागरिक हो या भारत निगमित या भारत स्थापित हो। और भारतीय स्टेट बैंक को जो है 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 1 से लेकर के 10 नवंबर 2018 तक जो है चुनावी बांडे को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बैंकों के अनर्जक संपत्तियों जिसको एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो वो की गई थी पन्नीर सेल्वम समिति की। ठीक है, भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सरकारी बैंकों के अंतर्गत जो है ये अंतर्गत है संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए जो है पन्नीर सेल्वम समिति की नियुक्ति जो है 2017 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो ये की थी आपका इंडियन ओवरसीज बैंक की। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना जो है 10 फरवरी 1937 को श्री TCM चिदम्बरम चेट्टियार द्वारा चेन्नई या जो तमिलनाडु में इसको किया गया था। यह एक ऐसा बैंक है जो फॉरेक्स कारोबार तथा विदेशी बैंक की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है। इस बैंक की 6 शाखाएं विदेश में हैं और 2018 शाखाएं जो है भारत में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1963 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। भारत द्वारा जो है केंद्रीय राजस्व बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के माध्यम से इसको जारी किया गया था। और CBDT, ठीक है, जिसको कहते हैं CBDT कहते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चयन जो है भारतीय राजस्व सेवा भारत का प्रमुख सिविल सर्विस से की जाती है और ये सदस्य जो है आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था और इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है?
तो ये किया गया था 1951 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम मार्च 1951 में पारित किया गया था और इस निधि अधिनियम के तहत जो है वित्तीय निगमों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। अगला है जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण नाम क्या है? तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये GST का हो जाएगा। और आइडेंटिफिकेशन नंबर, IN का होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका पूरा नाम है। ठीक है, GST के संबंध में GSTIN का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और टैक्स के तहत जो है पंजीकृत व्यापार की पहचान करने के लिए किया जाता है। और इसके अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 15 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक अंक इसमें होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।